शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये एक आईआरएस ऑफिसर है, ठीक है। मतलब इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। सबसे पहले इनका टारगेट था आईपीएस का, ठीक है। आईपीएस का इनका टारगेट था, लेकिन जब इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो इनकी हाइट 2.5 सेंटीमीटर कम आ जाती है। इसके चलते चलते ये आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाते हैं। फिर इनको मिलती है आईआरएस की पोस्ट, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, जिसको हम कहते हैं भारतीय राजस्व सेवा, ठीक है। तो जब इनकी हाइट कम आई और इनका सिलेक्शन नहीं किया गया तो एक कमेटी है, ये एक कमेटी के पास में गए, ठीक है। जो भर्ती से रिलेटेड एक कमेटी है, वहाँ ये गए। इन्होंने कुछ कुछ जनजातियों के नाम गिनाए थे कि देखो ये जनजातियां हैं और इनको इतने सेंटीमीटर की छूट मिलती है तो मुझे भी मिलना चाहिए। लेकिन कमेटी ने इस बात से इनकार कर दिया था, क्योंकि कमेटी का ये कहना था कि आपका इन जनजातियों या जातियों से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए हम आपको छूट नहीं दे सकते। फिर बाद में इनके मन में ये आया, देखो ऑलरेडी जो हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, नॉर्थ वाले हिस्से के कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जिधर के लोगों की हाइट काफ़ी कम रहती है, तो क्या वो लोग फिर कभी आईपीएस अफसर नहीं बन पाएंगे? ये बात इनके मन में बैठ गई। आगे इन्होंने डिसीजन ये लिया कि देखो मैं इस मुद्दे को हाई कोर्ट तक लेके जाऊंगा। नहीं नहीं तो मेरे जैसे ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस लाभ से वंचित हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं जिसको हम कार्यपालिका, ठीक है। तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, इसको अलग अलग भाग में बांटा गया, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है। और इसके नीचे में ये लोग आते हैं, कलेक्टर, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सारे लोग नौकरशाही, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो सिविल सेवा है, जिसको नौकरशाही या फिर ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है, ठीक है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही किसी कानून को लागू करवाने का काम करती है, ठीक है। अब हम ब्यूरोक्रेसी का अलग अलग यदि टाइप्स देख लें कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है, तो देखो सबसे पहले आती है ऑल इंडिया सर्विस, इसके बाद आती है सेंट्रल सर्विस, और इसके बाद आती है स्टेट सर्विस, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विस में आ जाते हैं हमारे आईएएस और आईपीएस। और यदि हम देखें सेंट्रल सर्विस, तो इसमें आते हैं आईएफएस और आईआरएस। और स्टेट सर्विस में आ जाते हैं स्टेट टैक्स ऑफिसर, ठीक है। आईएफएस क्या होता है? भारतीय विदेश सेवा। और आईआरएस क्या होता है? राजस्व सेवा, ठीक है। और आईएएस तो आपको पता ही है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। और आईपीएस होता है भारतीय पुलिस सेवा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने जाने। इसके बाद वाली न्यूज़ हमको देखना है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वैक्सीन की जो अलग अलग प्राइसिंग है ना, जैसे कि कोई कंपनी यदि वैक्सीन बना रही है तो केंद्र सरकार को अलग प्राइस पर दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग प्राइस पर दे रही है, और यदि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ख़रीद रहा है उस वैक्सीन को तो वो इसको अलग प्राइस में बेच रही है। ये प्राइस में भिन्नता क्यों है? सुप्रीम कोर्ट का ऐसा पूछना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि कंपनियां एक ही कीमत पर अपनी वैक्सीन को बेचें। इसके अलावा दूसरी चिंता की बात यह है कि वैक्सीन की जो रफ्तार है उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट को डाउट है कि यदि ऐसी स्पीड रही तो क्या पूरी पब्लिक को फुल डोज
ऑफ वैक्सीन दी जा पाएगी या नहीं दी जा पाएगी। ठीक है, तो ये जो मैप देख रहे हैं आप, इसमें बताया गया है कि कौन सा स्टेट किस कंडीशन में है फुली वैक्सीन अपने नागरिकों को देने के हिसाब से। ठीक है, जो ज़्यादा डार्क कलर दिख रहा है आपको, वो ऐसा एरिया है जो बहुत कम लोगों को अब वैक्सीन प्रोवाइड कर पाए हैं। ठीक है, यदि हम टोटल इंडिया की पॉपुलेशन देख लें तो उसका केवल 3.2% हिस्सा ही दोनों डोज या फिर फुल डोज ले पाया है कोविड वैक्सीन का। ठीक है, यदि हम कंपैरिजन कर लेना शेयर ऑफ फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल कहाँ कहाँ के, यूएस, ब्राज़ील और रसिया के, तो यूएस ने 40% पीपल को दे दिया डोज, ब्राज़ील ने 10% हिस्से में वैक्सीन लगा दिया 10% लोगों को, और जो रसिया है उसने 8.2% पीपल को फुल डोज वैक्सीन की दे दिया। ठीक है, मेन मोटे मोटे तौर पर से यहाँ हम देख सकते हैं जैसे कि तमिलनाडु में 3.5 जो व्यक्ति हैं इनको फुल डोज मिल चुका है। उत्तर प्रदेश में 2.5%, केरला में 7.7%, महाराष्ट्र में 5% और दिल्ली में 9.4%। और ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ना, ये 14% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको फुल डोज लग चुका है। तो ये देख रहे हैं ऊपर नॉर्थ वाले हिस्से में बहुत अच्छा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला है। इसके बाद वाली न्यूज़ जो रिलेटेड है वो जीडीपी से रिलेट करती है। ठीक है, सबसे पहले जीडीपी की कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। जीडीपी को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। ठीक है, किसी भी देश की एक साल में जितनी भी वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है और जो सेवाएं हैं, सेवा के द्वारा जो कमाई हो रही है, ठीक है, और वस्तुओं के प्रोडक्शन से जो कमाई हो रही है उसका जो फाइनल वैल्यू है वो है जीडीपी। इंडिया के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड निर्धारित कर दिया गया है। इस दौरान कितनी इंडिया की कमाई हो रही है वस्तु और सेवाओं दोनों से, यही है जीडीपी। ठीक है, इसका जो आकलन है राष्ट्रीय निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी और जो व्यापार शेष होता है ना, आयात निर्यात के योगफल के द्वारा भी इसको किया जाता है। अब इस विधि में क्या करते हैं, देश के बाहर जो उत्पादित आयात है ना कि व्यय को और उन देश निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है जिन्हें देश में नहीं बेचा गया है। इसमें कुछ कुछ टर्म यूज़ किए जाते हैं जैसे कि ग्रॉस का मतलब रहता है टोटल, जिसको कुल भी कहते हैं, वही मतलब होता है जिसमें गणित में टोटल होता है, वैसे ही ग्रॉस का मतलब होता है। डोमेस्टिक का मतलब होता है देश और उसकी पूंजी से होने वाली आर्थिक गतिविधि, कोई भी ऐसा काम जिसमें पैसे का आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आर्थिक गतिविधि कहलाएगा। पैसा आप बना रहे हैं, आर्थिक गतिविधि के अंदर ही शामिल है। प्रोडक्ट हम कहते हैं वस्तु और सेवा से, और फाइनल का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट में अब वैल्यू एडिशन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ है जैसे कि इसमें बताया गया है जीडीपी श्रिंक्स बाई 7.3%, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की यदि ये बात करें तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि कितनी गिरावट आई है इसमें। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे देश की जीडीपी 107 रुपया है। ठीक है, अब यदि पिछले साल 100 थी, इस साल 107 हो गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 रुपया ज़्यादा है जीडीपी इस बार, तो इसकी जो प्रतिशत वृद्धि है वो 7% हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि यदि प्रतिशत वृद्धि
बता रहा है तो उसका मतलब होता क्या है। ठीक है, जब यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकोनॉमी कहते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि देश की जो आय है, इनकम है, वो बढ़ रही, 100 रुपया से 107 रुपया हो गई। लेकिन ये जो डाटा आप देख रहे हैं ना, इसमें बताया गया है कि पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक से लड़ने में हम लोग बिजी हो गए, आर्थिक गतिविधियां हमारी कम हो गई, लॉकडाउन लगने के कारण जो है हमारा प्रोडक्शन ठप हो गया कंपनियों का, और जो सेवाएं से रिलेटेड जो क्षेत्र चाहे वो टूरिज्म हो, होटल इंडस्ट्री हो, और भी बस, बैंक, ये सारी चीज़ें इससे प्रभावित हुई थी। और वैक्सीनेशन की जो स्लो पेस है ना, वो भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दी है जीडीपी में गिरावट में। यहीं पर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए कहा जाता है। देखो, जीवीए का मतलब है हमारे इंडिया में होने वाला टोटल आउटपुट, ठीक है, और इनकम का पता चल जाता है। टोटल आउटपुट और इनकम का पता हमें चलता है जीवीए के द्वारा, ग्रॉस वैल्यू एडेड के द्वारा। इससे ये भी पता चल जाता है कि एक निश्चित समय में इनपुट में कितना कॉस्ट लगा, रॉ मटेरियल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए का सामान और सर्विस का उत्पादन हमने करे हैं। ठीक है, मतलब इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल का दाम यदि हम निकाल दें तो कितने रुपया का सामान और सर्विस का हमने प्रोडक्शन करे हैं। और इससे ये बात भी पता चल जाती है कि कोई ख़ास कंपनी, कोई ख़ास सेक्टर जैसे स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, कोल इंडस्ट्री या कोई उद्योग किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा, किस प्रकार से उसका उत्पादन है। तो ये बहुत बढ़िया है जीवीए। अब जीवीए हम कैसे करके निकालेंगे, ठीक है, माइक्रो लेवल पर जीडीपी हमारी जो आई है उसमें सब्सिडी और टैक्स को आप हटा दीजिए, जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको ही हम कहेंगे जीवीए। ठीक है, यदि आप प्रोडक्शन साइड से देखते हैं तो आप इसको नेशनल अकाउंट को बैलेंस करने वाला आइटम पाएंगे। इसके बाद वाली भी न्यूज़ जो है सुप्रीम कोर्ट से ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सेडिशन जो कानून है, लॉ है, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था, हमारे इंडियन जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, वो लोग आंदोलन ना कर सकें इसके लिए। बहुत पुराना ये कानून है, इंग्लैंड खुद इसको समाप्त कर चुका है, न्यूजीलैंड समाप्त कर चुका है। ठीक है, अब हमारे देश की बारी है। तो क्या है न्यूज़, देखिए, सांसद आर कृष्णन राजू के कथित आपत्तिजनक भाषण को प्रसारित करने में सेडिशन के आरोप का सामना कर रहे थे 2 तेलुगु चैनल। ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से मांगा है आंसर, कि आप आंसर दीजिए हमको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा कि आंध्र प्रदेश स्टेट की जो गवर्नमेंट है 2 चैनल TV5 और ABN आंध्र ज्योति के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। कोर्ट ने कहा चैनलों के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से राजद्रोह की कार्रवाई करना सही नहीं है, और अब टाइम आ गया है कि कोर्ट राजद्रोह को परिभाषित करेगी। अब पार्टिकुलर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये मसला क्या था जिसके कारण दोनों चैनलों पर FIR करना पड़ गया। तो इन चैनलों में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से सेडिशन और YSR कांग्रेस के जो बागी सांसद हैं आर कृष्णन राजू के विचारों को प्रसारित करने की साजिश ये चैनल रच रहे थे, ऐसी शिकायत इन्होंने दर्ज की थी। इसके बाद एक न्यूज़ आई है, ठीक है, पोवित्रो तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो ये कहाँ पर स्थित है, क्यों न्यूज़ में आया है, इसको हम देख लेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी है एक सींग वाले जो राइनोस है ना,
एक सींग वाले गैंडे हैं, इनकी डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वर्ल्ड में देखें। और यदि हम असम के हिसाब से देख लेना तो सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन असम आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। सबसे पहला नंबर लगता है काजीरंगा का, उसके बाद लगता है पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, सिंगल सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, इसको मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ का जो लैंडस्केप है और काजीरंगा का जो लैंडस्केप है दोनों ही सेम है। ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इंडेंजर्ड एक हॉर्न वाले राइनोसेरस के लिए और अदर मैमल्स जैसे कि लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, फेरल बफेलो, वाइल्ड पिग्स, चाइनीज़ पेंगोलिन, इसके लिए फेमस है। 72% हिस्सा पोबीतोरा सेंचुरी का ये कंसिस्ट करता है वेट सवाना में। ठीक है, तो अब न्यूज़ देख लीजिए, न्यूज़ में क्या बताया गया है। ठीक है, ये आप छोटा सा बेबी देख रहे हैं ना, इसका सिंगल सींग राइनोस का, ठीक है, इसी का ये बेबी है। तो इसको फिल्माया गया है, इसी को लेकर न्यूज़ आई है, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमने देख लिए हैं। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पड़ता है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट असम में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले यदि हिस्से की बात करें हम, तो नॉर्थ ईस्ट में उतनी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है। बस बिहार से एक न्यूज़ आई है कि बिहार ने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है 8 जून तक, और दुकानें हैं वो ओपन रहेंगी सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। कई दिन पहले हमने गंगा नदी में शवों को बहाए जाने से रिलेटेड न्यूज़ देखा था। ठीक है, कुछ दिन के बाद आज फिर से ये घटनाएं सामने आ गई हैं। 6 और जो बॉडी है वो फाउंड की गई है गंगा नदी में तैरते हुए। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन फतेहपुर के जो एसडीएम हैं इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। ये घटना है यूपी की, एरिया है फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, और बताया जा रहा है ये जो बॉडीज़ है ना काफ़ी ओल्ड हो गई हैं, तुरंत की नहीं है। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है राजस्थान से रिलेटेड, लॉकडाउन से ही रिलेटेड है, खाली जानकारी के लिए है। ठीक है, कि अब कोरोना के जिस हिसाब से केसेस कम होते जा रहे हैं तो ज़्यादातर स्टेट लॉकडाउन को ईज़ करने लग गए। ठीक है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, छत्तीसगढ़ में भी दुकानें अब ओपन होने लगी हैं। ठीक है, शाम को 6 बजे तक खुली रहती हैं, सभी कुछ खुल गया है, सभी मार्केट आप कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से राजस्थान ने भी अब थोड़ा लॉकडाउन को कम करने की कोशिश किया है और जो कमर्शियल वर्क्स है उसको अलाउ कर दिया है। आगे इनका ही कहना, जो भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे उनको ईज़ किया जाएगा। कहाँ पर, कौन कौन से प्लेसेस पर, जहाँ पर पॉजिटिविटी की जो रेट है वो 10% से कम है, और जो यूज़ ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, ठीक है, इनको यदि रिड्यूस कर दिया गया है 60% तक। ऐसा एरिया इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि कहाँ कहाँ पर हमको लॉकडाउन को कम करना है। ठीक है, अब जो न्यू गाइडलाइन है ये एप्लीकेबल होने वाली हैं 2 जून से। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट और विलेज पंचायत को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। 3 कैटेगरी में इनको बांट दिए हैं। ठीक है, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, अभी अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, कोरोना के चलते चलते जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए 10 लाख रुपया का एक फ़ंड बनाया गया है। आप इसको 10 लाख रुपया समझ सकते हैं, लेकिन चाबी इनको बचपन से ही नहीं दी गई है, फैसिलिटी इनको अभी से ही प्रोवाइड नहीं की गई हैं। ये पैसा इनको तभी मिल पाएगा जब ये 18 साल के हो जाएंगे तब।
इनको थोड़ा थोड़ा स्टाइपेंड मिलने लगेगा। जैसे ये 23 साल के कंप्लीट हो जाएंगे फिर इनको पूरा पैसा ये मिल जाएगा, ऐसा इस स्कीम में कहा गया है। ठीक है, लेकिन कई सारे जो सोशल एक्टिविटिस्ट हैं ना, उनका ये कहना है कि आप अनाथों की भी अलग अलग कैटेगरी क्यों बनाए दे रहे हो, कि कोरोना से जिनके मम्मी पापा की डेथ हुई है केवल उनको ही ये लाभ मिलेगा, और वैसे लोगों का क्या जिनकी मदर की डेथ पहले हो गई टीबी के कारण, अब बाद में उनके पिताजी की डेथ हो गई इलाज नहीं करवाने के कारण, ना ही उनकी कोई टेस्टिंग हो पाई है। यदि ऐसे बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो उनकी देखरेख कौन करेगा? ठीक है, ऐसे बच्चे अपने गांव के सरपंच पर आश्रित हो गए हैं, अब आइट साइड वाले लोगों पर आश्रित हो गए हैं कि वो उनको खाना ला के देते हैं, रात का खाना देते हैं, कोई दोपहर का खाना दे रहा है। अभी एक हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, कल या परसों की ही न्यूज़ थी, जिसको हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। ठीक है, कल हमने देखे न थे ना कि सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड हाई कोर्ट अपना डिसीजन देने वाली है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा, देखो जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसको हरी झंडी दे चुकी है कि ये काम को रोका नहीं जा सकता सेंट्रल विस्टा वाले प्रोजेक्ट को, तो हम कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अब जो है अलाउ कर दिया है कि सेंट्रल विस्टा वाले प्रोजेक्ट में काम जारी रहेगा। कई सारी याचिकाएं इसमें दाखिल की गई थी कि कोरोना के चलते चलते जो काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो वर्कर लोग सेफ़ नहीं हैं, इसलिए कम से कम अभी कोरोना के काल में तो इसको रोक दिया जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने इसको बताया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ज़रूरी है, ठीक है, पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ट्विटर और नया जो आईटी रूल बनाया गया है उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब जो नया आईटी रूल ये है, ऑलरेडी से तो आईटी रूल मौजूद है हमारे इंडिया में, लेकिन नया इस प्रकार से बनाया गया है कि तुम्हारी समस्या है तो तुम खुद निपटो, सीधा सा सरकार ने इस प्रकार का प्रिंसिपल इस पर लाई है। ठीक है, कुछ कुछ आपको अफसर नियुक्त करना पड़ेगा जो उपभोक्ताओं की शिकायत का निपटारा एक सर्टेन पीरियड तक कर पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी नए आईटी रूल में कि ठीक है, जब सरकार को ये लगे कि भाई कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है या कोई ऐसी विशेष कंडीशन आ जाए या जो भी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में सरकार बोली है कि आपको फर्स्ट ओरिजिन ऑफ मैसेज हमको बताओ। ठीक है, तो इसमें दिक्कत ये हो जाती है हमारी प्राइवेसी की। ठीक है, यदि व्हाट्सएप हमारा डेटा गवर्नमेंट को शेयर करती है, पहली बात तो ये रहता है कि जो भी हम मैसेज वीडियो करते हैं ना, वो पूरा कोडिंग वाला रहता है। ठीक है, मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ तो ये कोडिंग होगी, उसकी कोड वाले फॉर्मेट में जाएगा, और जैसे ही सामने वाले के पास में पहुँचता है वो फिर से वापस मैसेज का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है। तो ये जो चैन है, इसको जो सभी कंपनियां हैं ना, उसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ही तो सरकार को इन्फॉर्मेशन बता पाएंगी ना कि कौन व्यक्ति ने किस प्रकार के मैसेज किया है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर हमारी प्राइवेसी की आ जाती है। ऐसे में तो लोग व्हाट्सएप चलाना बंद कर देंगे। जब हमारी प्राइवेसी ही नहीं रही तो हम क्यों चलाएंगे? इसी के चलते चलते कुछ एप्लीकेशन है ना, ऑलरेडी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। तो ये न्यूज़ इसलिए आई है कि क्योंकि एक व्यक्ति है, उनका ऐसा कहना है कि नया जो आईटी रूल है वो कह रहा है कि आप एक ऑफिसर को नियुक्त करिए, ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करिए। तो ट्विटर ने नियुक्त नहीं किया, क्योंकि मैं उसकी वेबसाइट में गया था तो मैं ढूंढ रहा था, मिला ही नहीं मुझे। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने ऐसा कहना है कि देखो, आपको आईटी रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा जब तक कि कोई स्टे नहीं लग जाता है। इसके बाद यदि हम फॉरेन वाले हिस्से से देखें तो आज चाइना न्यूज़ में रहा है। ठीक है, चाइना ने 2 चाइल्ड वाली पॉलिसी को 2016 में अपनाया था। अभी जनगणना का नया डेटा कुछ प्रस्तुत किया था चाइना ने कुछ दिन पहले, शायद हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे। मैं सोचा भी था कि इस पर वीडियो बनाऊंगा, तो खैर कोई बात नहीं, बना लेंगे। उसका मैं जो बात
उस बार निकल के आई थी वो मैं आज आपको बता देता हूँ। ठीक है, चाइना ने कुछ दिन पहले अपनी जनगणना के डेटा को प्रस्तुत किया था, जिसमें ये बताया गया था कि चाइना ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल भी ऐसा किया है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया है। अब यहाँ पर नए बच्चों के जन्म लेने की जो दर है ना, वो बिल्कुल डाउन हो गई है, और यहाँ पर बूढ़े लोगों की जो संख्या है वो तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। तो ठीक है, अब इसमें ये कहा गया था कि चाइना अपना विकास करने के पहले ही बूढ़ा हो जाएगा, उसके पास खुद के कामकाजी युवा नहीं रहेंगे, इसलिए चाइना के सामने ये चिंता आ गई थी। तो अब चाइना का कहना है कि जो कपल्स लोग हैं वो 3 बच्चे रख सकते हैं, ताकि जनसंख्या को अभी हम मेंटेन कर सकें। देखिए, फॉरेन वाले पेज में तो हमने चाइना की न्यूज़ डिस्कस किए हैं ना, तो आज हम चाइना का मैप ना देख के, ठीक है, एशिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो जियोग्राफी का पोर्शन है उसमें यदि एनसीईआरटी को हम पढ़ेंगे तो उसमें महाद्वीप के बारे में जानकारी दी गई है। तो महाद्वीप से रिलेटेड हम देख लेंगे, और महाद्वीप में भी एशिया महाद्वीप के बारे में 2-4 बातें जल्दी जल्दी जान लेते हैं। महाद्वीप का मतलब होता है हमारी धरती का भूभाग का सबसे बड़ा यूनिट, ठीक है, उसको कहेंगे हम महाद्वीप। टोटल एरिया 7 महाद्वीप में बांटा गया है: एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब हम बात करते हैं एशिया की, क्योंकि चाइना आता है एशिया में। एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है हिब्रू लैंग्वेज से, ठीक है, एक वर्ड है आंसू करके, इसी से मिलकर के बना है एशिया। तो इसका मतलब होता है जो उदित सूर्य होता है ना, सूरज उगता हुआ जो सूर्य है, आंसू का मतलब उदित होता सूर्य से है। पूरा संसार भर का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। पूरे विश्व का लगभग 30% हिस्सा पर यह फैला हुआ। इससे 3 प्रमुख व्रत गुजरते हैं। ये आड़ी वाली जो रेखाएं हैं ना, अक्षांशीय रेखाएं, वो 3 ठो गुजरती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है विषुवत व्रत है, दूसरा है आर्कटिक व्रत, सबसे इधर आप यदि ऊपर तरफ जाएंगे नॉर्थ तरफ तो आर्कटिक व्रत हो जाएगा, और कर्क व्रत, कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है। अब यदि हम बात करें एशिया महाद्वीप के नॉर्थ में क्या है, तो नॉर्थ में आप देख रहे हैं ये आर्कटिक ओशियन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यदि आप नीचे जाओगे तो इंडियन ओशियन दिखाई दे रहा है, और यदि आप और राइट साइड तरफ जाते हो तो यहाँ पर तो इस पिक्चर में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्लियरली नहीं दिखाया गया है, लेकिन इधर वाले एरिया में प्रशांत महासागर स्थित है, ठीक है। पश्चिम में यूराल पर्वत आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी वाले हिस्से में, ठीक है। कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। इसके बाद यदि हम एशिया को देखें, ये यूरोप है, ठीक है, और ये है यूराल माउंटेन। इस प्रकार से ये फैला हुआ यूराल माउंटेन जो कि एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि ये अफ्रीका है और ये पूरा हिस्सा यदि अपना एशिया है, तो दोनों को डिवाइड करने का कौन करता है? रेड सी, और इधर पर ही जो स्थित स्वेज नहर है ना, वो दोनों को अलग अलग करने का काम करती है। और यदि हम बात करें कि अमेरिका और एशिया किस प्रकार से अलग हो रहे हैं, तो जो बेरिंग स्ट्रेट है ना, जिसको बेरिंग जल संधि भी कहा जाता है, ये रेड पॉइंट से यहाँ पर बनाया गया है। यही है बेरिंग स्ट्रेट, जिसको बेरिंग जल संधि कहा जाता है। तो ये हमारा एशिया है और ये है नॉर्थ अमेरिका। इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? बेरिंग स्ट्रेट करता है। यहाँ पर नीचे में प्रशांत महासागर है, ये हमारा एशिया है,
ठीक है। एशिया का जो पूर्वी हिस्सा है इधर पर प्रशांत महासागर स्थित है और नीचे तरफ हिंद महासागर स्थित है। ऊपर है आर्कटिक महासागर, इस प्रकार से फैला हुआ है एशिया के।